कैंसर एक्चुअली में होता क्या है और वो बॉडी में एंटर होता है या बॉडी में अंदर से अपने आप होता है, बाकी बीमारियों से कैंसर इतना डेंजरस क्यों है? कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। ऐसा कुछ है एविडेंस की जेनेटिक्स इन्वॉल्व है कि फैमिली मेरे फादर्स को हुआ है, इसको हुआ है तो मेरे पास भी आएगा? Once a smoker has a risk of developing cancer. Once a taking a tobacco, chance of having developing oral cancer or pharyngeal cancers. तो गांव की महिला है, उसने कभी जिंदगी में डॉक्टर देखा ही नहीं है। करेक्ट। उसको पता है कि बगल में एक दवा खाना है, वहाँ जाके दवा लेनी है। यस, एचपीवी वायरस की बात कर ही रहे हैं तो इसमें जो वैक्सीन है ये तो हर लड़की को, बच्चे को लगवा लेना चाहिए 15 साल से ऊपर, आई गेस। मेल और फीमेल में जो स्टडीज देखी गई हैं तो मेल आर मोर प्रोन टू कैंसर देन फीमेल। जो अनमैरिड मैन है उनमें 68% हाइयर रिस्क है। और अनमैरिड वुमेन में 85% हाई रिस्क है। जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो लाइफस्टाइल बताई थी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल। क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं ग्रोइंग है सोसाइटी में कैंसर, तो कहीं ना कहीं हमारे फूड हैबिट्स भी ऐसे होंगे या इनिशियली जो फूड रॉ मटेरियल वो भी ऐसा ही होगा। तो वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कितना रोल कर रहे हैं ये ग्रोइंग वेव ऑफ कैंसर में? ये बहुत बड़ा मिथ है कि मोबाइल के रेडिएशन से या फिर इससे कैंसर होता है। कैंसर होने से पहले उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो कई सारे स्टडीज देखी गई कि स्ट्रेस इज लिंक टू द कैंसर डेवलपमेंट, नॉट कैंसर, कोई भी डिजीजेस के लिए फास्टिंग इज वेरी गुड। तो जितना हो सके आप प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स में फूड प्रिजर्वेटिव्स है और प्रोसेस्ड फूड है, ये सब जितना हो सके आप मत खाइए। कोई भी कैंसर को जांच करने के लिए पहली बात है कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एंड आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, विच इज़ कैंसर। और कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग सब डर जाते हैं। और कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं और आप बहुत ज़रा मटेरियल देखते होंगे रील्स में, और वहाँ काफ़ी डॉक्टर्स अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। तो आज वो सारी मिथ को मिटाने के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैंसर के बारे में वी हैव इनवाइटेड अ वेरी वेल नोन कैंसर सर्जन डॉक्टर शशांक चौधरी, हु इज़ इन यूपी, हु इज़ इन लखनऊ, हु वर्क्स इन मैक्स। एंड उनका शायद 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस सिर्फ इसी फील्ड में है और बहुत वेल नोन सर्जन है इंडिया के। और यूपी में स्पेशली लखनऊ में वो मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। और उन्होंने अपना MBBS, MS, MCH ये सारी डिग्री जो आप ऑन्को सर्जन से या आप कैंसर सर्जन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ही हैज़ बीन टॉपर एवरीवेयर। सो आज का जो डिटेल्स मिलेगा वो आपको सबसे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस दिस टाइम। आई वांट टू टेल ऑल ऑडियंस कि हम लोग बहुत लकी हैं, ब्लेस्ड हैं टू हैव यू एंड हु हैज सच एन एक्सपीरियंस एंड हु इज़ ऑल्सो यंग एंड हु कैन एक्चुअली हम लोग के जनरेशन से कनेक्ट भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इनलाइटिंग अवर ऑडियंस। थैंक्स अ लॉट अमित फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। एंड आज जिस भी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। राइट। और आज के परिवेश में इसके लिए इस पे प्रकाश डालना और इसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यस। तो थैंक यू सर। तो सर बेसिकली बहुत मिथ्स हैं कैंसर के बारे में, और उसमें आप देखोगे कि ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसका हर एक आदमी के पास अपना एक अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इस पॉडकास्ट, इस एपिसोड से हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ी मिथ्स हम लोग ब्रेक कर सकें और जो एक्चुअल नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज, वो आम जनता तक पहुंच सके। तो ये हमारा पूरा एक गोल रहेगा इस पॉडकास्ट का। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैंसर एक्चुअली में होता क्या है और वो बॉडी में एंटर होता है या बॉडी में अंदर से अपने आप होता है? क्या उसका पूरा मैकेनिज्म थोड़ा सा आप आम जनता के लिए थोड़ी इजी मेडिकल टेक्नोलॉजी में बता पाएँ? कैंसर बॉडी में क्या होता है कि हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, और अगर नॉर्मल सेल्स नॉर्मली क्या होते हैं कि दे डाई। एक सेल डेथ साइकिल होती है कि नॉर्मल सेल्स जो है वो डाई कर जाते हैं। बट किसी भी नॉर्मल सेल्स में अगर कोई DNA चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं या DNA डैमेज होता है, तो वो जो नॉर्मल सेल्स हैं दे कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल्स और दे डोंट डाई। ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फिर वो कैंसर के सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड एंड फॉर्म अ मास, स्मॉल मास से और बड़ा ट्यूमर, एंड देन फिर वो मेटास्टेसिस और बाहर फैलते हैं। ओके। तो कैंसर अगर देखेंगे हमारी बॉडी में कहीं से एंटर नहीं होता है। अच्छा। हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होती हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से ऐसा, मतलब हम लोगों ने कुछ बाहर से इन्वायरमेंटल रिस्क हो या फिर
इनहेरिटेड हो या जेनेटिक हो या फैमिलियल जो कंडीशंस हैं, रिस्क फैक्टर्स है, उसकी वजह से वो नॉर्मल सेल्स दे हैव कन्वर्टेड टू कैंसर सेल्स, और वो कैंसर आपका ट्यूमर में डेवलप कर जाता है बाद में। ओके। अ लॉट ऑफ कैंसर सेल्स बन जाते हैं, वो फिर एक ट्यूमर बनाता है और फिर वो मेटास्टासाइज करता है। तो सर इससे मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो डिफरेंस क्या है ट्यूमर और कैंसर में, तो एक थोड़ा वो बता दीजिए। देखिए, बॉडी में हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ। है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मतलब मास बना लेते हैं बॉडी में। जैसे कि ट्यूमर, हर एक ट्यूमर जो है कैंसर नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हमारी बॉडी में लाइपोमा है, ठीक है, लाइपोमा जैसे कि चर्बी की गांठ है, तो उसमें जो फैट सेल्स हैं वो इंक्रीज करके बढ़ जाते हैं, बट उसको हम लोग कैंसर नहीं बोलेंगे, ठीक। अब ट्यूमर क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी में कोई गांठ, जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ हुई है, तो अगर वो ब्रेस्ट में गांठ है तो कई सारी गांठें नॉर्मल होती हैं ब्रेस्ट में, उनको कहते हैं फाइब्रोएडेनोमा या फाइब्रोएडेनोसिस है। बट अगर कोई गांठ ऐसी है कि हमने बायोप्सी करी और उसमें जो सेल्स हैं वो कैंसर के पाए गए हैं, तो दैट इज, वी विल नॉट कॉल इट ट्यूमर, वो कैंसर बन जाता है। तो ट्यूमर और हर एक बॉडी में कई सारे ट्यूमर हो सकते हैं, बट सारे ट्यूमर कैंसर हो वो दैट इज नॉट अ डेफिनेट थिंग। और उसको कंफर्म करने के लिए हमें फिर बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ता है कि ये कैंसर है या ट्यूमर है। नाइस। सो मतलब ट्यूमर का मतलब हम हिंदी में बोले तो गांठ जैसे बोलते हैं, कि गांठ बन जाती है, मांस की गांठ। और बॉडी में जो है हमारे नॉर्मली मतलब 70-80% नॉर्मल ट्यूमर्स होते हैं जिनको लोग जो है कैंसर मान लेते हैं। ओके। तो अगर आपको कोई भी गांठ है वगैरह है और उसको अगर आप कंफर्म करना है कैंसर के लिए, तो बायोप्सी इज द राइट, बायोप्सी इज द लास्ट, इज द बेस्ट एंड द लास्ट। ओके। और उसी में आप जो जैसे आप बोल रहे थे कि कई सेल जो मेटास्टेसिस करते हैं, वो इस वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, कैंसर सेल्स अब नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में बदल गए हैं। अब वो कैंसर के सेल्स ने एक मास बना लिया है। अब मास अब बढ़ेगा कैसे? वो क्या करेंगे, कुछ अपने जेनेटिक चेंजेस करेंगे, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनाएंगे, कुछ लिम्फेटिक्स बनते हैं। अच्छा। अब उनको ग्रो करने के लिए कहीं से न कहीं से फीडिंग चाहिए, तो क्या करते हैं कि आसपास के नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट करने लग जाते हैं। वो कन्वर्ट करके वो एक मतलब कि जैसे पाइपलाइन होती है, वो पाइपलाइन जो है उस किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पाइपलाइन चाहिए, ब्लड चाहिए। अब ब्लड से ही सारा का सारा ग्लूकोज और सब उनको मिलेगा। तो उन्होंने एक नया, इसको बोलते हैं जो एंजियोजेनेसिस होती है। अब वो एंजियोजेनेसिस मतलब होता है कि वो नए वेसल्स फॉर्म करते हैं आसपास। अब वो फिर और वेसल्स बनाते हैं, बड़ी वेसल्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है कैंसर थ्रू लिम्फेटिक्स और या ब्लड, मतलब हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है और एक ब्लड सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स जो है आपस में लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, तो आप वो थोड़ा लिम्फेटिक नोड्स का भी बताइए कि जैसे हम लोग के यहाँ नोड्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, वो पूरा सिस्टम। अब जैसे कि कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, अब मान के चलिए हाथ में इन्फेक्शन हुआ, तो हाथ में दो तरीके के नस जाती हैं, एक ब्लड और एक ब्लड वेसल्स वाली नसें होती हैं और एक लिम्फेटिक्स होती हैं। तो अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फ्लामेशन हुआ वहाँ पे, वहाँ की सेल्स जो है वो जाती हैं लोकल इन्फ्लामेशन, है ना, वो हमारी बॉडी को हील करना है। अब हील कैसे होगा? अब उसको कैसे ठीक करेंगे? हमारी बॉडी में टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, वो ग्रो करने लग जाते हैं, और टी सेल बी सेल जनरली लिम्फ नोड्स में होते हैं। वो लिम्फ नोड्स, हाँ, दीज आर वाइट ब्लड्स। वो WBC अलग होता है, वो अलग होता है, RBC अलग होता है, WBC अलग होता है। टी सेल बी सेल जनरली लिम्फ नोड्स में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को काम करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो बताते हैं। अब लिम्फ नोड्स में टी सेल्स इंक्रीज करेंगे, वो जाके उस इन्फेक्शन को मारने लगेंगे और वहाँ पे उसको हीलिंग के प्रोसेस करते हैं। जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनको बाहर से एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं या फिर कुछ करना पड़ता है वो हील करने के लिए। दिस ऑल थिंग, एवरीथिंग इज अबाउट इम्यूनिटी, है ना। अब वही एक ट्यूमर वहीं पर इन्फेक्शन हुआ, अब वो इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो सेल इम्यूनिटी बॉडी की डाउन हो गई। अब वो फिर क्या होता है, वो दैट मे लीड्स टू कैंसर। अब कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैंसर में है वो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। किसी भी तरीके का क्रोनिक इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत लंबे समय से है, तो प्रीडिस्पोज करेगा, वो कैंसर डेवलप कर सकता है। तो सर ये मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ कि एक माइंड के मतलब एक ऑर्गन डेवलप हो गया है बॉडी में, हु हैज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो,
कि उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे मतलब बड़ा होना है, तो वो बाकी जगह से रिसोर्सेज लेने लगता है। तो समहाउ जो आपका सिस्टम खुद बॉडी का है वो आपके अगेंस्ट डेवलप काम करने लगा है। तो एक वेल माइंडफुल ऑर्गन विच इज डेवलपिंग, विच हैज़ अ इंटेलिजेंस कि हाँ यार हमको ऐसे बड़ा करके इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है, तो ऐसा कुछ अंदर सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो वही कैंसर में बदल गया। बिल्कुल। ऑर्गन शब्द तो नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑर्गन तो हाँ मतलब बॉडी में है। जैसे ऑर्गन हाँ, के पास भी एक अपना माइंड है कि वो हाँ, हाउ अब वो कैसा मान लो उसने हार्ट अपना एक एरिया इकोसिस्टम बना बना लिया रखे है। है हाँ, पूरा। उसने अपना एरिया बना लिया, जैसे हाँ गुंडा होता है, हाँ वो अपना एरिया बना लिया, तो उसको किसी ने किस तरीके से राज करना है। राइट तो वैसे ही वो भी हो गया है कि करेक्ट। उसको राज करना है। अब वो लीवर में है, अब उसको लीवर राज करना है। उसकी उसकी चाहत होती है कि वो पूरे इंडिया में राज पूरा करे। इंडिया में राज करे। तो हाँ उसके लिए क्या करेगा? उसके करेक्ट, लिए और बाकी लोगों को इन्वॉल्व इन्वॉल्व करेगा करेगा। और एग्रेसिव होके काम करेगा। हाँ तो दैट्स ऑल कैंसर डू। कैंसर वही तो पॉजिटिव तो एक सेल्स हमारी काम कर बॉडी रहे में हैं। एक गुंडा होता है जो हाँ कि जिसको अगर नॉर्मल लोग नहीं मार पाते हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं होती, तो वो ग्रो करेगा, आपको करेक्ट, खराब ही करेगा और कुछ यस नहीं करेगा। यस यस करेक्ट। ठीक है सर, तो बाकी बीमारियों से जैसे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं और लोग उसमें गो थ्रू कर लेते हैं और उससे सक्सेस भी हो जाता है। बाकी बीमारियों से कैंसर इतना डेंजरस क्यों है? क्यों नहीं हम उसको मतलब अच्छे से टैकल कर पाते हैं? अच्छा, अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑन द राइज है। एक तो कार्डियक की बीमारी कार्डियक और अरेस्ट। दूसरा है कैंसर। और कार्डियक और कैंसर, एवरीथिंग ऑल आर रिलेटेड टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, राइट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, करेक्ट। फिजिकल इनएक्टिविटी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अब क्या होता है, कैंसर इसलिए इतना डेंजरस है बिकॉज कैंसर अगर वो मेटास्टेसिस में पहुंच गया, स्टेज 4 कैंसर हो गया, तो जो हमारे पास पेशेंट को ठीक करने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इतनी सारी मेडिकल एडवांसेस हो गए हैं, सब कुछ हो गया, लॉट ऑफ कैंसर स्टेज 4 ट्रीट हो जाते हैं। बट स्टेज 4 में अभी भी वी आर नॉट वेरी गुड कि स्टेज 4 में उसको, जैसे किसी में लीवर में चला गया या फिर कहीं चला गया, तो बिकॉज ट्यूमर के सेल्स हैं वो एक तरीके से बहरूपी होते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ओके कीमोथेरेपी दिया, उसके बाद कुछ समय के बाद नहीं काम करेंगे, फिर उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया, अपनी जेनेटिक्स चेंज कर ली, तो आप देखेंगे कि दे आर ऑल, दैट्स वाई कैंसर इज मोस्ट डेंजरस बिकॉज अभी मेडिकल में इतने एडवांसमेंट नहीं आए कि हम लोग उसको ट्रीट कर सकें। इसके अलावा कार्डियक को देखेंगे तो कार्डियक में लॉट ऑफ थिंग आर डूइंग, मतलब कि ट्रांसप्लांट होता है, कई सारे जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास होता Yes. है। तो पेशेंट्स का जो इमीडिएट रिस्क होता है, जैसे इमीडिएट कोई पेशेंट कार्डियक आया तो Correct. उसको एंजियोग्राफी कर ली, एंजियोप्लास्टी कर ली, वो सेव कर लेते हैं, Yes. है ना। बट कैंसर में क्या, इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज, आपको लंबा इलाज कराना पड़ेगा। उस इलाज के बीच में आपने जहाँ भी बीच में गैप हुआ, आपको उससे हो सकता है आपको कैंसर बढ़ जाए। तो दैट्स वाई इट इज़ डेडली बिकॉज अ लॉट ऑफ मेडिकल, अभी भी स्टेज 4 में, कुछ स्टेज 3 में अभी भी बहुत सारे एडवांसमेंट बाकी हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो डेथ है, मोर्टेलिटी हम लोग रोक सकें। तो सर स्टेज की बात है, इसमें लोगों को पता नहीं होता है कि कितनी स्टेजेस होती हैं और कितना उसका ट्रीटमेंट किस लेवल पे सक्सेसफुल रेट मिलता है। कैंसर की अमूमन 4 स्टेज होती हैं। Okay. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ओके और बॉडी में हर तरह के कैंसर होते हैं, सबकी अपनी अलग स्टेजिंग होती है। अब स्टेज 1 जो होता है वो अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर अगर है तो स्टेज 1 है, 2 to 4 सेंटीमीटर है स्टेज 2 है, मोर देन 4 सेंटीमीटर या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो स्टेज 3 है। ओके और स्टेज 4 होता है एडवांस, मतलब कि साइज बढ़ गया। तो हर एक कैंसर का बॉडी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर है, लीवर कैंसर, सबकी स्टेजिंग डिफरेंट होती है, सबके साइजेस आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके बिकॉज लोगों का क्या है कि वो दे जनरलाइज कि उनका स्टेज 4 था वो ठीक हो गया, हमारा स्टेज 4 था हम ठीक नहीं हुए। कैंसर हर एक इंडिविजुअल में अलग बिहेव करता है। देयर इज अ बायोलॉजी डिफरेंट, सबकी अलग इम्यूनिटी होती है, सबकी अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई अ कैंसर हैज़ बिकम एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस, मतलब आप इंडिविजुअली कितना पेशेंट में कैसे Correct. ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर्सनलाइज जैसा हो गया। पर्सनलाइज, दैट्स वाई जो एडवांसमेंट हो रहे हैं दैट इज मोर पर्सनलाइज वे में एडवांसमेंट है, मतलब पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट है। दैट इज नॉट कि ब्रेस्ट कैंसर में इतना करते हैं तो ये करते हैं। ओके अब ब्रेस्ट कैंसर में भी हम लोग बायोप्सीज करते हैं, उसमें भी हम लोग जेनेटिक एनालिसिस करते हैं राइट कि उसमें क्या जेनेटिक है, फिर क्या कीमो देनी, हर एक पेशेंट का पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। दैट्स वाई द ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब बहुत अलग डिफरेंट। आप हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं कि एविडेंस्ड है। अब इसमें जेनेटिक में ये ट्रीटमेंट दिया गया है तो इसमें सर्वाइवल बेनिफिट है।
ओके, ये सर्जरी करिए तो सर्वाइवल बेनिफिट है, सर्जरी कौन सी करनी है, क्या रेडिएशन देना है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। कॉम्प्लेक्स तो मतलब वो सोच समझ के हर का एक वी हैव अ ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन। टीमर बोर्ड। हाँ, ट्यूमर बोर्ड अच्छा, इनसे वी हैव अ मेडिकल oncologist, a surgical oncologist, radiation oncologist. We sit in a room, ओके, discuss each and every केस, case कि what is the best for this patient. ओके, That's why it is not a simple thing कि हम हम्म, लोग बस के ला गए और कीमो लगवा लिया, सर्जरी हो गई, तभी ठीक नहीं हुए। फिट फॉर हाँ, ऑल वाला दिस इज सिचुएशन नहीं नॉट, आता। हाँ, ये वो जो सोचते हैं ना लोग बैठ के कि हाँ हमने ये करा लिया होता, वो हम्म, ऐसा नहीं है। हम्म, यू हैव टू गो फॉर एन ऑन्कोलॉजिस्ट, हम्म, उनसे डिस्कस करने, आपको एक समझ में नहीं आ रहा आप दूसरे के पास जाइए, करेक्ट, तीसरे, लेकिन जाइए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही। ओके, सही है। सर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आप जेनेटिक्स में आपने बोला, तो ये क्या फैमिली में रन करता है, ऐसा कुछ है एविडेंस कि जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, कि फैमिली मेरे फादर्स को हुआ है, इसको हुआ है तो मेरे पास भी आएगा, तो ऐसा जेनेटिक वाला कुछ इशू है, होता है इसमें? कैंसर देखिए 3 रीजंस होते हैं। हम्म, फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल रीजंस, दैट इज Okay. एक्वायर्ड। ओके, सेकंड इज इनहेरिटेड, दैट इज जेनेटिक, एंड थर्ड इज फैमिलियल। ओके, ठीक है, अब क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन कैंसर का कॉज होता है 90% दैट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड, ओके, एक्वायर्ड मतलब कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अच्छा, है। अच्छा, एंड और फैमिलियर और जेनेटिक जो है वो 5 to 10% ही होते हैं। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन जीन अगर देखेंगे इनहेरिटेंस में, वो मोस्ट कॉमनली P53 एक जीन होता है, म्यूटेशन होता है, मोस्ट ओके, कॉमन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो BRCA1, BRCA2 म्यूटेशन, हम्म, ये सारे फैमिली में रन करते हैं। जैसे कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर सिंड्रोम होता है, हम्म, तो उसमें देखा गया कि BRCA1, BRCA2 इज़ द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो उन पेशेंट्स का फिर जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए, फैमिली में है या नहीं है। वी मस्ट गो फॉर अ ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ जेनेटिक काउंसलर ऑल्सो, ओके, कि वो बताएंगे आपको। अब एक वो ट्री बनाते हैं कि आपके फादर को था, फिर फादर इन लॉ, ऐसा एक ट्री होता है ना जिसमें कि हाँ, फादर फैमिली है, ट्री, मदर है, उनके ग्रैंडफादर, करेक्ट, ग्रैंडमदर है, उनकी ग्रेट ग्रेट है। करेक्ट, तो वो फैमिली में कितना किस किस को रन कर रहा है, किस किस को नहीं कर रहा है, तो वो एक ट्री बनता है, एक मैप बनता है। फिर बट वो उसके कितना, अकॉर्डिंग मतलब वो कॉमन है, या वो आप बोले 8 से 10% बहुत कम कॉमन है, कम है? मतलब हेरिडिटरी कैंसर्स बहुत कम कॉमन है, बट ओके, हैं। है, वी गो फॉर अ जेनेटिक स्टडीज। ओके, सही है। तो चूंकि इंडिया में एक्चुअली में जेनेटिक स्टडी बहुत कम, बिकॉज थोड़ा सा टेस्ट कॉस्टली भी होता है, हाँ, गवर्नमेंट में भी होता है, हम्म, तो इतना अफोर्डेबल नहीं होता है, तो बहुत सारे हमारे पास डेटाज इतने नहीं हैं। बट जेनेटिक अगर देखा जाए तो 5 to 10% ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है कैंसर में। ओके, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सबको ही होगा, मतलब ये तो ये नहीं हो नहीं गया कि नहीं, एक 1 out of 10 या 2 out of 10। बिल्कुल बहुत कम ओके, जेनेटिक। तो काफ़ी लोगों का सर ये भी एक क्वेश्चन होता है, और फिल्मों में तो काफ़ी इस पे मजाक भी होता है कि ना तो आपने दारू पी, ना आपने नॉनवेज खाया, ना सिगरेट पिया, फिर भी वो कैंसर से डेथ हो गया, तो इससे अच्छा पी ही लेते हैं। हम्म। तो इसमें आपको ऐसे लोग भी बहुत हैं जो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, उनके ये बैड हैबिट्स भी नहीं होते, हम्म। तो फिर भी उनको होता है, हम्म। और काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है सिचुएशन, मतलब उनके लिए कैसे आप समझाएंगे? जैसे कि अब कैंसर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैंसर इज इक्वल टू किसी भी तरीके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता इन्फ्लामेशन हो, या फिर है। कैसा भी स्ट्रेस है जो कि हम्म, बहुत लंबे समय से है। हम्म, तो कई सारी स्टडीज़ ने देखा गया, द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो है किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल जो हम लोग स्ट्रेस है। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे तो कई सारे मेंस में मोस्ट कॉमन कैंसर है वो लंग कैंसर है। तो ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज? मोस्ट कॉमन कॉज टोबैको, टोबैको, मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग। हम्म, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की स्मोकिंग कभी भी आपने छोड़ी हुई हो, हम्म, वंस ए स्मोकर हैज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, कैंसर। ओके, वंस अ टेकिंग अ टोबैको च्यूइंग, चांस ऑफ हैविंग डेवलपिंग ओरल कैंसर और फेरेंजियल कैंसर्स हो सकते हैं हो उनको। सकता है, अब ब्रेस्ट कैंसर पे हम लोग आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा होता है। ओके, इट इज़ अ हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर, हम्म, और इसमें मोस्ट कॉमनली जैसे कि अनकंट्रोल्ड, जैसे ओबेसिटी है, हम्म, वेट है, हम्म, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो हम्म, उसमें क्या होता है कि हमारे जो फैट्स हैं जो है दे बिकम रेसिस्टेंट। ओके, जो अब फैट, अब अगर आपका है वो इंसुलिन, मतलब एक तरीके इंसेंसिटिव हो जाता है। यस, यस, अब वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कराएगा आपके ब्रेस्ट कैंसर, ओके, ब्रेस्ट की जो सेल्स हैं। हम्म, अब वो फिर धीमे धीमे करके एक सेल जो है वो किसी न किसी तरीके से वो कैंसर के रूप में ले यस, लेती है। यस, यस, एवरीथिंग ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ वेरी गुड ट्रीटेबल कैंसर, हम्म, बट द मोस्ट कॉमन जो है, अब हम लोग जैसे यंग पेशेंट्स में देख रहे हैं, यंग ब्रेस्ट में आ रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है?
अनहेल्दी डाइट्स, ओबेसिटी, जो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अल्कोहल इंटेक। दिस इज द मोस्ट कॉमन 5 जो रीजंस हैं महिलाओं में कैंसर ब्रेस्ट होने के। तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करते हैं, कुछ लेडीज वगैरह सोचती हैं कि भाई विदाउट उसके भी हो जाएगा, हमारे फिगर में कुछ इशू आएगा। तो कई सारे होते हैं कि जिनका ब्रेस्ट मिल्क नहीं भी होता है, हाँ, है ना। अब आप देखेंगे स्टार्टिंग से, आप बचपन देखेंगे तो अब वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में फिजिकल इनएक्टिविटी, वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना सारा टाइम पढ़ने में बिताया, तो उनको, और जो एक लड़की जो गांव में है, जो दिन रात काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उन दोनों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस किसको ज़्यादा होंगे? वो जो शहर में रह रहे हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनमें इंसुलिन इनसेंसिटिव होने का चांसेस ज़्यादा है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा है। करेक्ट। तो आप देखेंगे जो दैट इज़ अब मोस्ट कॉमन। अब गांव में भी अब देखेंगे हम लोग सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर इज ऑल्सो अब HPV वायरस होता है, उसकी वजह से होता है मोस्ट कॉमन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, उसमें भी सर्विक्स में इन्फेक्शन हुआ, सर्विसाइटिस हुआ। गांव में जैसे हम लोग पेरिफेरी ओपीडीज करने जाते हैं, तो कोई महिला आती है, तो गांव की महिला है, उसने कभी ज़िंदगी में डॉक्टर देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। उसको पता है कि बगल में एक दवा खाना है, वहाँ जाके दवा लेनी है। माहवारी वो बता नहीं सकते। अ लॉट ऑफ मिथ कि आप माहवारी बता नहीं सकते, वो दे आर यूजिंग अनहाइजेनिक जो कपड़े वगैरह यूज करते हैं। अब उससे क्या है, सर्विक्स का इन्फेक्शन हुआ। अब सर्विक्स में इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो क्रोनिक इन्फेक्शन बहुत समय से है, उसने ध्यान नहीं दिया, दे हैव अ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऑल्सो, इवन दो इसके बाद फिर वो HPV वायरस जो है वो आपका फिर वो कैंसर बन जाता है। अ लॉट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम रूरल UP, जो गांव की महिलाएं हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर कॉमन इसी की वजह से है। और उसकी तो अब वैक्सीन भी है। वैक्सीन है, लेकिन कितनों को पता है इसका? अब वैक्सीन स्टार्ट हो गई है। कैंसर को ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंसर अवेयरनेस, प्रिवेंशन। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, बिकॉज अ लॉट ऑफ मिथ, अ लॉट ऑफ, और हम लोग रोज OPD में यही देखते हैं, एवरी पेशेंट, ईच एंड एवरी पेशेंट हैविंग अ मिथ विद द कैंसर। करेक्ट। एक तो ये ऐसा रूट लेवल में चला गया है कि वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, बट वी कैन एजुकेट देम। यस, ये इस एपिसोड का भी यही है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वी आर हियर फॉर एजुकेशन। करेक्ट। आप डॉक्टर से पूछिए, बट डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं लोग, कि वो डरा देंगे, लास्ट स्टेज पे जाता है आदमी। कैंसर के डॉक्टर के पास तो वैसे भी कोई नहीं आना चाहता, बिल्कुल नहीं आना चाहता है। करेक्ट। तो ये माइंडसेट है, उसको आप चेंज करने में टाइम लगेगा बहुत। तो सर जैसे एक्चुअली अभी हम लोग HPV वायरस की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जो वैक्सीन है, तो उसमें ये तो हर लड़की को, बच्चे को लगवा लेना चाहिए 15 साल से ऊपर, आई गेस 15 ईयर्स एंड अबव। जो वैक्सीनेशन है दैट इज 9 ईयर्स है, उसके ऊपर हम लोग दे सकते हैं। और उसके बाद जो है कई सारी फीमेल्स जैसे 25 ईयर्स तक सेफ मानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो एक्चुअली में क्या है, HPV वायरस का एक्सपोजर जो है, अब जो बच्चे होते हैं वो घर में रहते हैं, उनको एक्सपोजर इतना नहीं होता है। बट ये जैसे कि एक्सपोजर कैसे होता है, इवन ऐसे भी एक्सपोजर हो सकता है, जैसे आपने हाथ टच किया है, HPV वायरस है तो हो सकता है। तो जो महिलाएं जो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं 17-18 ईयर्स के बाद में, वो जनरली एक्सपोज हो जाती हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जिनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है। जिनमें नहीं होती है तो उनमें हम लोग को वैक्सीन देना पड़ता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वैक्सीनेट ऑल दी यंग गर्ल्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और HPV से केवल सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, बॉडी में कई सारे कैंसर HPV से होते हैं। अच्छा। इवन थ्रोट कैंसर होता है, इसोफेगस कैंसर के भी चांसेस होते हैं। इसके बाद एनल गुदाद्वार का जो कैंसर होता है वो भी होता है। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर है, तो कई सारे कैंसर्स जो HPV वायरस से होते हैं। तो एंड इट इज अ प्रिवेंटेबल। प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बाहर से एंटर हो रहा है। हाँ, ये वायरस बाहर से मिलता है, एंटर हो रहा है, और वो मोस्टली हमारी इम्यूनिटी मार देती है उसको। ओके। बट जिसमें इम्यून सिस्टम कम होगा वो ग्रो कर सकता है। अब बाहर से हम लोग इम्यूनिटी दे देंगे वैक्सीनेट करके। मतलब ये है कि अगर आपके घर में बेटी है, बहन है, हाँ, शुड गो फॉर वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उसमें शायद 2 डोज होती है, बूस्टर 2 डोज होती हैं, 4, मतलब कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, 4 स्ट्रेन्स मेन बेसिकली हम लोग उसको कवर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है, गार्डासिल है, कई सारे वैक्सीन। तो आप 4 और 3 महीने या 6 महीने के गैप में लगवा लेना, डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द, क्योंकि जो चीज प्रिवेंट कर सकते हैं उसको तो बिल्कुल करना चाहिए। जिसके पास है वैक्सीनेशन आजकल है, तो फिर इसको क्यों नहीं लगवाना? बिल्कुल वैक्सीनेशन बिल्कुल गवर्नमेंट के
गांव में ज़्यादा इसका होना चाहिए प्रचार प्रसार। बट मेनली हम लोग महिलाएं जो है गांव में ज़्यादा दे आर नॉट अवेयर, ओके दे डोंट हैव मोबाइल। नहीं सर, इवन सिटी में भी मैं बोलूँगा, अभी मैं अपने फ्रेंड से बात करूँगा, किसी को 90% लोगों को अपनी बेटी के बारे में ये नहीं कि उनको वैक्सीनेशन की हाँ, ज़रूरत है कि अभी। लेकिन अब आजकल लोग उन्होंने इतना, अब सरकार उस पर इतना ध्यान दे हाँ रही है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं मेरे तो बच्चों के बारे मेरे ख्याल में। से तो बेबी चार्ट जो बनता है उस वैक्सीनेशन चार्ट में ही बिल्कुल आ उसमें जाना भी चाहिए इंक्लूड होना चाहिए कि भाई 9 उसमें। साल के ऊपर है तो 9 साल के बाद 10 HPV जैसे दूसरी वैक्सीनेशन हैं बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें आ जाना चाहिए। हम्म, मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, राइट। सो ह्यूमन बीइंग में अगर मेल है तो उसमें कौन ज़्यादातर कॉमन कैंसर है? देखो इसमें क्या है कि मेल और फीमेल में जो स्टडीज देखी गई हैं, तो मेल आर मोर प्रोन टू कैंसर देन फीमेल, बट सम कैंसर आर मोर कॉमन इन वुमेन्स ऑल्सो। ओके अब मेल्स में स्मोकिंग टोबैको की हैबिट ज़्यादा होती है, तो दे आर मोर प्रोन टू लंग कैंसर, ठीक है ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर। ठीक है, क्या स्मोकिंग हो गया? हाँ, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ओके और दूसरा है कि मेल्स में इसोफेगस कैंसर बहुत कॉमन है। इसके अलावा लीवर कैंसर इज ऑल्सो कॉमन ओके टू बिकॉज ऑफ अल्कोहल एल्कोहल इनटेक है। आजकल नॉन अल्कोहल इंड्यूस्ड भी कई सारे लीवर डिजीजेस हो रही हैं, तो वो भी लीवर कैंसर की तरफ। हेपेटाइटिस सी वायरस, अगेन दे आर कॉजिंग कैंसर। तो फीमेल्स में देखेंगे अगर, तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में। ओके एंड फिर उसके बाद जो है सेकंड जो है मोस्ट कॉमन ओवरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कोलोरेक्टल कैंसर आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। ओके एंड हेपेटाइटिस बी का जैसा मतलब उसकी भी वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी तो इट इज इम्यूनाइजेशन में हमारे इंक्लूड ही है, हाँ तो दैट्स वे वैक्सीनेशन इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। ये तो वैक्सीनेशन सर ए और बी जो हेपेटाइटिस ए और बी ए नहीं, बी एंड हेपेटाइटिस सी आर मोर कॉमन मोर कॉमन। कॉजिंग कैंसर। तो इसकी वैक्सीनेशन किसको लगवा लेनी चाहिए और क्या ये एज तो बच्चों की इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में इंक्लूड है। इंक्लूडेड है? हाँ, हाँ। और जैसे हम लोग के पता नहीं जो भी हो गए हैं 40+ हो गए हैं तो उनके इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है? वो एक बार मतलब बूस्टर डोजेज होती हैं, जैसे 5 इयर्स में 10 इयर्स में बूस्टर डोजेज होते हैं। वैसे मोस्ट कॉमन जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स आर मोर रिस्क, ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, Correct, बिकॉज correct. हम लोग ऑपरेट करते Yes, हैं, yes. इंजेक्शंस लगाते हैं, नर्सिंग है, हम्म। तो उनमें ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एडल्ट भी लगा सकता है, लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल भी डेट लगवा सकते हैं। Okay. मतलब एक बार आपको एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करा लीजिए कि आपको कितना रिस्क है ओके ना, कि आपको है वो नहीं कैसा है। क्या स्टडी होती जैसे है? क्या होता है, मोस्ट कॉमनली हेल्थ प्रोफेशनल इसलिए ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे URNIM, हाँ आपका हेल्थ प्रोफेशनल से ज़्यादा रिलेशन नहीं है इसमें। Correct. तो मुझे लगता है कि हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ओके लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीनेशन का ज़्यादा जरूरत ज़रूरत है, बिकॉज इन्फेक्शन के आसपास है, इन्फेक्शन के आसपास। अब हमारे पास में ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिसको हेपेटाइटिस है, HIV है। अब जैसे वो लोकल जो प्रॉब्लम है वो गांव में ज़्यादा है, वो लोग लोकल में डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक ही सिरिंज से कई सारे लोगों को इंजेक्शन लगाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो दैट इज किस तो होगा? इन्फेक्शस है। आप HIV है, HBsAg है, CV सब करेक्ट आप दे रहे हैं पेशेंट्स को। करेक्ट और फिर पेशेंट जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करा के आता है, हाँ तो पता लगा कि ही इज HIV पॉजिटिव, ही इज BHC पॉजिटिव, ऐसे करके। तो इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये भी है कि इज लाइक मैरिड मैन जो है इज मोर प्रोन टू कैंसर, ऐसा भी है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस में? मैरिड स्ट्रेस है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कहीं काफी लोग नहीं, नहीं। सुनना है, रील्स वगैरह में सुना है सर, इसीलिए कंफर्मेशन लेना है। मैरिड मैन आर मोर हैप्पियर। ओके ये तो ये उल्टा है, ऑक्सीमोरन हो गया। हाँ। अच्छा। मतलब ये चीजें एक्चुअली में मैरिड मैन आर मोर हैप्पियर। ओके और ये देखा गया है कि जो मैरिड मैन है हाँ और जो अनमैरिड मैन है, तो अनमैरिड मैन में 60 to 80% हायर कैंसर रिस्क है। ओके उल्टा है ये। उल्टा मतलब ये और- स्टडीज है? हाँ, और ये USA में स्टडी किया गया, उन्होंने 4 मिलियन कैंसर पेशेंट्स में स्टडी किया था, तो दे हैव फाउंड दैट 68% जो है कैंसर हायर रिस्क इन अनमैरिड मैन। ओके जो अनमैरिड मैन है उनमें 68% हायर रिस्क, हायर रिस्क है। और अनमैरिड वुमेन में 85% हाई रिस्क है। तो जो औरतें उनको शादी करनी चाहिए, बिकॉज शादी से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, स्टेबिलिटी आती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है। तो community जो लोग feel- अनमैरिड हैं उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि नहीं है कि नहीं, वो खुश हैं, वो ज़िंदगी में अकेले हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। दिस इज़ ऑल जस्ट, ये एक तरीके से मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो स्ट्रेस कम है। नहीं है, स्ट्रेस कम है, बट दे आर मोर स्ट्रेसफुल, दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस, दे आर मोर प्रोन टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो आप करेक्ट, जनरली आपके बच्चे होते हैं तो आप वो गलत लगता है चीजें कि नहीं हमें करते हैं। हम कहाँ फंस गए हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो लाइफस्टाइल बताई थी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल। जो हम वेस्टर्न से एक्वायर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड, करेक्ट, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर अलग होता है, हमारा कल्चर अलग है। अलग है सर। तो हम अपने रूट्स पे जितना ज़्यादा जाने की कोशिश करें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सर जो ब्लू जोन बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट लाइफ होती है जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग करते हैं, वहाँ पे जापान है, बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स हैं, फिजी आइलैंड, इन सब एरिया में या लैटिन अमेरिका में कुछ ऐसी जगह हैं, वहाँ पे भी यही देखा गया है कि जो 100+ लोग जी रहे हैं वो मोस्टली कम्युनिटी में, उनकी बड़ी फैमिली है, दे हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, दे हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल तो है ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल। लेकिन कम्युनिटी की एक वो जो फीलिंग रहती है कि आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, आप आपके पास अकेले नहीं हो। तो जैसे आपने बोला ना, जो अगर अकेला है बंदा तो वो एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस में है। वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा है कि वो लोग ज़्यादा अकेले रहते हैं। हाँ, इंडियंस में अभी भी इतना नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन जो अभी अगर सर आप मेट्रो सिटीज देखेंगे तो जो नंबर्स हैं, इट इज ऑन अ राइज, राइज, बट वो बहुत स्मॉल नंबर है ना। अभी भी आप फैमिली प्रेशर है, अभी भी हमारे पेरेंट्स वो जो है हम लोग को सिखाते हैं कि आप जितना शादी टाइम पे करो, है, फैमिली करना है, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब क्या हो गया कि पहले के ज़माने में एक आदमी है, उसके ऊपर कंधे पे सारा था। अब ना फीमेल्स आर ऑल्सो वर्किंग। अब महिलाओं में अब ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा है, बिकॉज उनको काम भी करना है, घर भी संभालना, उनको घर भी संभालना है। तो जो आज की जो मेल हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। फीमेल्स की जो उनको साइकोलॉजी है उनको समझना चाहिए। इवन ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वी थिंक उनका काम बहुत कम है। पुराने ज़माने में भी तो हम लोग के फादर होते थे, वो भी सोचते थे कि हमारे मदर्स के पास काम बहुत कम है, बट दे अब जब हम लोग खुद अपनी वाइफ को देखते हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क। बच्चे पैदा करना, बच्चों को संभालना फुल टाइम जॉब। यस यस, आप अपने बच्चों को किसी नैनी के या किसी के भरोसे फुल टाइम आप नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, सही बात है। तो सर ये तो बाकी जो लड़के लोग सुन रहे हैं तो शादी कर लो तुम लोग, कैंसर से बचना है तो। शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड। ये वो लड्डू है जो ना खाए पछता है, जो खाए पछता है वो भी पछता है। तो खा ही लेना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पछताना कम पड़ेगा। करेक्ट। तो सर एक और भी मिथ है, जिसे मिथ क्या है, अभी तो हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जिस तरह से हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और व्हीट ग्रेन और सारे चावल, ये सब इतने हैवी पेस्टिसाइड से होके गो थ्रू आते हैं, तो सर वो कितना पार्ट है? क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं ग्रोइंग है सोसाइटी में कैंसर, तो कहीं ना कहीं हमारे फूड हैबिट्स भी ऐसे होंगे या इनिशियली जो फूड रॉ मटेरियल वो भी ऐसा ही होगा, तो वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कितना रोल कर रहे हैं ये ग्रोइंग वेव ऑफ कैंसर में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अभी आज के 30-40 साल पहले हम लोग जो यूज़ करते थे दैट वाज ऑर्गेनोक्लोरीन लाइक DDT, अब वो बैन हो चुका है, ठीक है। बट उसका हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, मतलब 20-25 साल होता है लाइफ उसको, मतलब वो ऑर्गेनोक्लोरीन अगर उस सॉइल में है तो वो आपके रूट्स के थ्रू आपके खाने में जाएगा। बट ये पहले अब बंद हो चुका है, मतलब कि इट हैज़ स्टॉप आई थिंक 30 to 35 ईयर्स पहले स्टॉप हो गया है। और उसका हाफ लाइफ कितना होता है? 20-25 साल, तो अभी वो काफ़ी कम है। मतलब बॉडी में ऑडियंस जो है हाफ लाइफ मतलब वो जमीन में आपने डाल दिया तो वो 20-25 साल तक रहने वाला है, और 10 साल के बाद भी उसका इम्पैक्ट आधा हो जाएगा, फिर आधा होगा, काफ़ी साल तक रहेगा। हाँ, देखिए जैसे कि अब DDT है, उसका हाफ लाइफ कम, मतलब ज़्यादा है, लंबा साल है, 20-25 साल है, तो वो आपकी जो सॉइल में वो रहेगा, बट अभी काफ़ी अमाउंट कम हो चुका है। हाँ, काफ़ी कम हो चुका है। तो आजकल जो यूज़ हो रहा है दैट उनका हाफ लाइफ काफ़ी कम है, बहुत कम है, मतलब 10 days 20 days खत्म हो जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास अभी जो खाना पीना आ रहा है, अब उसमें क्या होता है कि हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, कि हम लोग जैसे कोई भी चीज़ आती है ना, जैसे फल या सब्जी आई, तो आपको उसको थोड़ा सा गर्म पानी में उसको अच्छे से वॉश करना है। ऊपर जो परत है, जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है, वो सब साफ हो जाए। तो मतलब केवल आपने से सब्जी नॉर्मल क्या होता है कि ऐसे पालक लिया, उसे पानी डाला, उसको रगड़ के साफ कर दिया, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें। अब पालक अच्छे से उसको वी हैव टू रब, है ना। और दूसरा है कि जैसे कि उसमें आपको गर्म पानी में कुछ 5-10 मिनट के लिए हल्के सा डाल दिया, है ना। अब क्या होता है कि हम लोग उसको पकाते हैं, तो पकाने में भी काफ़ी अमाउंट कम हो जाता है। है। तो
अब हमने कैसे प्रिवेंशन करना मैं वो बता रहा हूँ कि अब जो आपने कुछ खाया पिया है, जो कुछ बना रहे हैं, तो कोई भी वेजिटेबल्स है, कुछ भी है, इवन जो खीरा है, जो भी है, एवरीथिंग शुड बी बॉइल्ड। ओके। हाई टेम्परेचर पे नहीं, हाँ, नॉर्मल मतलब टेम्परेचर पे आप बॉईल करके रखिए, तो आपके जो कीटाणु हैं, कई सारी चीज़ें जो ये सब अपने आप से ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो आपका जो टॉक्सिन लेवल है बॉडी का वो कम हो जाएगा। तो फ्रूट्स को भी ऐसे ही कर सकते हैं, फ्रूट्स को भी ग्रेप्स हैं, आपको एप्पल है। अच्छे से रगड़ के साफ करना है, मतलब आपको अगर एप्पल्स भी खा रहे हैं तो अच्छे से उसको क्लीन करिए, अच्छे रनिंग वाटर में अच्छे से उसको थोड़ा सा टाइम दे के उसको करिए, बिकॉज जो बाहर की चीज़ें हैं वो ऊपर ही ज़्यादा रहती हैं, पील ऑफ हो जाता, उसमें लगे होते हैं, तो उनको अच्छे से साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। तो और दूसरा जो है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमारी जो रोज़मर्रा के खाने हैं, है ना, उनमें ज़्यादा होता है, तो आप जितने नेचुरल हो सकता है वो आप उसको करिए। आप छोटे सा अपने घर में किचन गार्डन बना सकते हैं, जैसे बड़ा सा आपने एक वो गमला ले लिया, उसमें अपने टमाटर है, पुदीना है, धनिया है, वो सब लगा सकते हैं। वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो आप वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। तो एक और सब मिथ था कि अभी जैसे हम लोग तो 24 घंटे मोबाइल लेके घूमते हैं, जेब में है, सिर पे रखा है, सो रहे हैं तो भी सिर के पास रखा हुआ है, और काफ़ी उसमें भी आते रहता है, आर्टिकल्स आते रहते हैं, कोई रील्स बनाता रहता है। तो क्या मोबाइल का जो वो है वेव्स हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या कैंसर इंड्यूस हो सकता है बॉडी में? ये बहुत बड़ा मिथ है कि मोबाइल के रेडिएशन से या फिर इससे कैंसर होता है। जो रेडिएशन होता है वो दैट इज़ नॉट वेरी टॉक्सिक टू अस, अच्छा। है ना। उसमें जो रेडिएशन यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट कि उससे आपको कैंसर, आपके सेल्स में सेल्स चेंजेस डैमेज हो हो जाए, सके। डैमेज हो जाए, वैसा नहीं है। अच्छा। जो वाईफाई है, मोबाइल है, हाँ, मोबाइल और एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल आपका साइकोलॉजिकल, आपके दिमाग पे काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी कुछ कर सकता है। ओके। तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वेव्स रिलेटेड तो है। खैर, हाँ, हाँ। इनडायरेक्टली तो मोबाइल है, बट डायरेक्टली देयर इज नो रेडिएशन अच्छा। कमिंग फ्रॉम मोबाइल की जिसकी वजह से आपको कैंसर डेवलप हो बहुत रहा है। लो उसकी पावर होती है रेडिएशंस हाँ, की, दैट जो इज़ कि वेरी लो। इम्पैक्ट नहीं करेगी। हाँ, दैट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग। ओके, उससे डायरेक्टली से नहीं होगा। तो कैंसर, जैसे कैंसर होने से पहले कैसे उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे कि हम लोग डिटेक्ट कर सकें अर्ली? अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी में, समझ में आए, टेस्ट तो ठीक है, आप बोलोगे मेरे से कि डायग्नोसिस कराओ, लेकिन कुछ सिम्टम्स पता चलते हैं कि कुछ आप साइंस जो हम समझ सकें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। बात सेल्फ टॉक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बात करिए अपनी बॉडी से 5 मिनट 10 मिनट, अच्छा। देखिए अपने सिम्टम्स, शीशे में जाके खड़े हुई है। मोस्ट कॉमन अगर कैंसर हम लोग देखते हैं इंडिया में, तो लंग कैंसर मेल में है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में है, उस पर बात करते हैं। ओके। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको च्यूइंग है, आप देखिए कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। देन गो फॉर कि आपको वो अत्यधिक, जैसे कि मान के चलिए ओरल में एक छाला है, आप गए, देखे, आपने एक शीशा देखा अपना, आपने देखा कि ओरल में कोई छाला है जो कि पेनलेस है, मतलब दर्द नहीं हो रहा है, और उसमें अंदर एक हल्का सा गठान है, और वो बहुत लंबे समय से आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, अभी राइट टाइम में आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो यूपी में बहुत कॉमन कैंसर है वो है गॉल ब्लैडर कैंसर। ओके। गॉल ब्लैडर कैंसर हम लोग रोज़ देखते हैं, और उसमें 70 से 80% पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं होते, वो स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। ओह। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन जो पिक्चर है, जो कि लोगों को पता नहीं है। वो कॉमन क्यों है इतना? अब इसके लिए क्या है, जैसे कि अब गॉल ब्लैडर कैंसर एक तरीके से बहरूपिया होता है, मतलब आपको पता ही चलेगा कि आपको गॉल ब्लैडर कैंसर है, आपको अच्छा। पता है। हाँ। अच्छा। अब उसका क्या होता है, जैसे पेट में दर्द, नॉन स्पेसिफिक सा पेट में पेन हो गया आपको, अब वो पेन आपको रेगुलर हो रहा है। दूसरा है वेट लॉस, अगर आपका वेट लॉस स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा है आपका भूख नहीं लगना। ओके। तो वेट लॉस और भूख नहीं लगना एक बहुत जनरलाइज सिम्टम्स हैं, बट अगर वो क्रोनिक है, मतलब Chronic आपको है। लंबे समय से हो रहा है, आपको मान के चलिए 4 महीने 6 महीने से लगातार भूख ही नहीं लग रही, वेट लॉस भी हो रहा है, तो आपको 101% आपको जाना चाहिए, एक टेस्ट कराने 100% चाहिए। एक्सेसिव आपको ब्लोटिंग है, एक्सेसिव आपको गैस बन रही है, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। सो गॉल ब्लैडर का सर एक, देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन भी बहुत कॉमन है। गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन है। तो गॉल ब्लैडर उसकी, स्टोन की वजह से, हाँ, अब गॉल ब्लैडर स्टोन हो क्यों रहा है इतना? जो हम लोग खा पी रहे हैं उसकी वजह से, फिजिकल
इनएक्टिविटी, हम Inactivity. क्या खा रहे हैं। गांव में कितना गॉल ब्लैडर कैंसर कॉमन है, कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। टाइफाइड का क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी लिंक किया गया है कैंसर से, ओके। गॉल ब्लैडर कैंसर से। और जो हम लोग तेल यूज़ कर रहे हैं उसका भी उन्होंने स्टडीज़ देखी हैं कई सारे, कि रिपीटेड हीटिंग ऑफ द वो भी, ऑयल। हाँ सर, उस पे भी मैं आऊँगा। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो गॉल ब्लैडर के लिए मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत होता है। कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेट करा लो, और कुछ बोलते हैं कि असिम्प्टोमेटिक है, अगर कुछ परेशानी नहीं कर रहा है तो फिर उसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए, गॉल स्टोन होना तो हो सकते हैं, है ना, बट गॉल स्टोन के साथ गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसको बोलते हैं कोलिसिस्टेटिस। कोलेस्टेरॉल, हाँ। अगर कोलिसिस्टेटिस है तो आपको ऑपरेट कराना चाहिए। तो वो कैसे और पता चलेगा सर, गॉल ब्लैडर स्टोन अगर कुछ आपको परेशानी नहीं कर रहा है तो फिर कैसे मालूम चलेगा? जैसे आपने रेगुलर, आपको गैस बन रही है, आपको पेट में दर्द हुआ, ओके। तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए गए। अब उसमें जो है गॉल ब्लैडर की अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग आती है कि आपकी जो गॉल ब्लैडर की लाइनिंग है, म्यूकोजा है, वो इन्फेक्टेड है। तो वो अल्ट्रासाउंड में बता देंगे मतलब कुछ आपको कि सिम्टम्स तो आएंगे, कोलिसिस्टेटिस है। कुछ सिम्टम्स तो बिल्कुल, आएंगे। अगर आपको ऐसे ही पड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो अननेसेसरी उसको आपको सर्जरी नहीं करनी है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो आप सर्जरी तब तो करा of सकते, बिकॉज वो रिकरेंट हो सकता है। प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर स्टोन से फिर पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बहुत, जो हम लोग डेली प्रॉब्लम है वो है ऑयल का, और स्पेशली पाम ऑयल के बारे में जो काफ़ी है, न्यूज़ भी है और काफ़ी रिपोर्ट्स भी हैं। तो सर जैसे हमारे यहाँ ऑलमोस्ट इंडिया में जो 100% मैं तो कहूँगा जो बाहर का खाना बन रहा है वो पाम ऑयल में ही बन रहा है। बिल्कुल। और इवन जो नमकीन, बिस्किट्स, एवरीथिंग इज इन द पाम ऑयल, और घर तक रीच तो कर ही गया है किसी ना किसी रूप में। तो सर ये पाम ऑयल स्पेशली कितना डेंजरस है कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर ऑयल की बात करें तो जैसे कि ऑयल में कई सारे ऑयल्स होते हैं जो कि सेफ होते हैं। हाँ, मतलब सनफ्लावर ऑयल जैसे कि है, सनफ्लावर ऑयल है और मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल ऑयल है, है। दीज आर ऑल सेफ ऑयल। हाँ। पाम ऑयल जो है वो बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है हमारे, मतलब कि जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल है बढ़ाता है, उसकी वजह से कई सारे क्रोनिक इन्फ्लामेशन बॉडी में होते हैं और वो लीड करते हैं हर तरीके की बीमारियों को। ओके। और वो केवल कैंसर ही नहीं, वो हर तरीके की बीमारी को, हार्ट की डिजीजेज हैं, लंग्स के इन्फेक्शंस हैं, लीवर की डिजीजेज हैं, वो सारे के सारे ये अनहेल्दी ऑयल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारी मतलब हेल्थ खराब होने के हेल्थ लिए। खराब होने में दूसरा पैंडेमिक जैसा आता बन गया है। बिल्कुल पैंडेमिक है ये एक तरीके से। और एक आप देखेंगे जो ऑयल बाहर जो स्ट्रीट में जो दे आर यूजिंग इंग्रेडिएंट्स, दे आर मोर कार्सिनोजेनिक्स। करेक्ट, करेक्ट। अब जैसे बहुत उसको खट्टा बनाने के लिए, बहुत तीखा बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग, जो भी वो फूड वो होता है ना, इनहैंसर्स, फूड इनहेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेस्ट एक्स्ट्रा, हाँ, टेस्ट या फिर उसके लुक को अच्छा देने के लिए जो भी कर रहे हैं वो लोग, दीज आर ऑल जो है, दीज आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। वंस एंड वाइल ठीक है, लेकिन आपकी रेगुलर हैबिट अगर हो आप, रही है। हाँ, जैसे आपने एक महीने में एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ठीक है, बट आप रेगुलर फूड हैबिट्स बाहर का खा रहे हैं, बाहर का ऐप से डॉक किया और ऑर्डर कर लिया, आप बैठे बैठे आप कर रहे हैं टीवी देखते हुए, दिस इज ऑल थिंग। और ये यही सब तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर फिर उसके बाद फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि सर हमारे को कैंसर कैसे हो गए तो आपको खुद ही जाके देखना है ना अपनी बॉडी से। आप 5 में 10 में बात तो करिए, आपने क्या गलतियां कर रहे हैं अपनी बॉडी के सिग्नल्स साथ में। जो बॉडी दे रही होगी। अब जो पहले लोग थे वो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, सब कुछ फिजिकल है, खाना नॉर्मल खा रहे हैं। आप जाके घर में बैठिए, फिर आप जो है बैठिए, देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है बहुत, जैसे कि लैट्रिन में काला खून आ रहा है ना, जैसे जो लैट्रिन है वो काली हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है काले होने का? तो कहीं ना कहीं हमारे अपर जीआई ट्रैक्ट में अल्सर बना होगा, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि रेड ब्लड सेल्स लैट्रिन में घुस मिक्स हो जाते हैं, वो काली लैट्रिन होती है, इसको मलीना बोलते हैं। ओके। और इसके अलावा वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, और एक्सेसिव ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें होते हैं। फिर कोई ऐसा ट्यूमर बॉडी में है जो कि बहुत लंबे समय से और बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है जो कि पेनलेस है। पेनलेस गांठ ज़्यादा खराब होती है इन कंपैरिजन टू पेनफुल गांठ। तो पेनलेस गांठ ब्रेस्ट में तो वो है, तो उसको आप जाके चेक कराइए कि कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, जैसे हम बहुत सारे आजकल तो हम लोग की जनरेशन में सब लोग आईटी प्रोफेशनल हैं या कॉर्पोरेट्स में हैं। हम लोग बैठे हुए हैं 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा लोग बैठ के काम कर रहे हैं।
तो उसमें उनको कितना ये डर है कैंसर का, स्ट्रेस रिलेटेड है, बिकॉज दिस आर ऑल स्ट्रेसफुल जॉब्स, तो उसमें स्ट्रेस भी आ गया और आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कुछ और बॉडी के लिए कर नहीं रहे हो, तो बाकी आपकी एम्बिशंस हैं, आपको पैसा कमाना है, आपको बड़ा बनना है, तो बहुत सारे स्ट्रेस हैं, फैमिली स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस प्लस आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो दोनों मिला के कितना मतलब इम्पैक्ट करता है। देखिए, जो स्ट्रेस होता है, और ये प्रूवन स्टडीज़ में देखा गया है कि स्ट्रेस जैसे कि है, तो वो हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस करता है, हार्मोनल चेंजेस। ओके। स्ट्रेस क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक होता है एंड रिसेप्टर्स होते हैं, कैटेकोलामाइन रिसेप्टर्स होते हैं, जो अच्छा। कि वो इंक्रीज करते हैं। ओके। अब कैटेकोलामाइंस क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस आता है, जैसे कि हमें फियर हुआ, तो हमारी बॉडी क्या होती है, रिस्पॉन्स करती है, तैयार डर होती जाती है। है एकदम, कि वो देखती है कि उसमें डर गया है, तो एक हमारे एड्रेनलिन रश होता है, Correct. एपिनेफ्रिन होता है, ये सारे रश होता है। हम्म। अब स्ट्रेस में अगर कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस रहेगा बॉडी में, तो वो जो कैटेकोलामाइंस हैं दे बिकम एक्टिवेट, हमेशा आपका बेस लाइन नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा ही रहेंगे, ओके। तो वो जाके फिर आपके जेनेटिक चेंजेस स्टार्ट करेंगे। ओके। और वो स्ट्रेस जो है डायरेक्टली आपका किसी न किसी तरीके से, जहाँ भी आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी में, तो वो जाके उसको उस जगह को और ट्रिगर कर देंगे। ट्रिगर करेंगे। तो कई सारे स्टडीज़ देखी गई कि स्ट्रेस इज़ लिंक टू द कैंसर डेवलपमेंट। ओके। तो ये जो हमारा जो है, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम है, स्ट्रेस पेशेंट्स का रहेगा, तो आपके जो टी सेल्स, जो बी सेल्स, जो हमारी बॉडी के रक्षक हैं, तो उनको कम कम करता है। कर देता है। अब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपके लड़ने की क्षमता कम हो गई है, किसी भी तरीके की बीमारी, चाहे कैंसर हो, कोई भी हो। तो आपको स्ट्रेस इतना लेना है कि वो हेल्दी कि वो रहे। आपके हेल्दी रहे, आप ग्रो करें, हाँ। आप आगे बढ़ें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर लेकिन आपकी बॉडी ही नहीं रहेगी तो आप ग्रो कैसे करेंगे? मतलब कहने का मतलब वो बैलेंस हाँ, लाइफस्टाइल हो गई। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट। खुश रहिए, बैलेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैप्पीनेस। आप कैसा भी स्ट्रेस हो, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, उसको, क्योंकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप रहे ना रहे, काम तो चलते ही रहेगा। राइट राइट। है कि नहीं? ऐसा कहा भी गया है कि आपके रहने या नहीं रहने से काम बंद नहीं होगा किसी का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को चेंज आपने करिए, बी हैप्पी, इमोशनली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल दीज स्ट्रेस चेंजेस हार्मोनल चेंजेस करते हैं बॉडी में, हार्मोनल्स फिर आपके जेनेटिक लेवल पे जाके चेंजेस करते हैं, फिर आपको और कैंसर होता है। और यही जो पेशेंट आके पूछता है कि सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कैंसर हो गया, फिर मैं वही बताता हूँ, फिर मैं वही आता हूँ कि दिस ऑल थिंग्स कंट्रीब्यूट टू बॉडी करेक्ट। कि हैव डेवलपिंग कैंसर इन दैट। अच्छा सर, ये एक जो मान लो इनका ट्रीटमेंट के ऊपर जैसे हम आते हैं, ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडिएशंस होते हैं, तो सर कितने तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, किसको कब लेना चाहिए, उस पर थोड़ा सा आप बताएं। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 मोडालिटीज़ एक साथ काम करती हैं। ओके। जो फर्स्ट है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अच्छा। सेकंड इज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड थर्ड इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दे डू सर्जरीज, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी देते हैं, और रेडिएशन जो है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट दे गिव रेडिएशन। ओके। तो एक कैंसर को ठीक करने के लिए आप तीनों लोग डॉक्टर से मिलना है। अच्छा। ठीक है, मान के चलिए कोई कैंसर है, अब उसमें पहले सर्जरी करते हैं, फिर कीमो देते हैं या फिर रेडिएशन देते हैं। कुछ एक कैंसर है जिसमें पहले कीमो भी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। अच्छा। कुछ एक कैंसर्स होते हैं जिसमें कि सर्जरी से ही पूरी तरीके से सही हो जाता है। सही है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है कि इट्स डिपेंड अपॉन द स्टेज, पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में है। कई सारे पेशेंट स्टेज 1 में उनका सर्वाइवल 90 से 95% होता है, ओके। और वो इन तीनों में से एक मोडालिटी से सही ठीक हो है। जाते हैं। सर्जरी कराई आपने, ठीक हो गए, आपको ना एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी है, ना रेडिएशन देना है, ना एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, ना आपका पैसा लगना है, ना आप खर्चा ज़्यादा होना है। अगर आप तीनों के पास जाएंगे आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो दैट्स वाई स्टेज 1 इज़ द, हमें पेशेंट स्टेज 1 में पकड़ना है किस तरीके से, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस। अब अर्ली डायग्नोसिस कैसे होगा? वो तभी होगा जब पेशेंट सजग होगा। अगर उस सजग नहीं है तो आपको स्टेज 1 में मिलना पेशेंट बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं हम उसको कोई भी अंडा का symptoms कारपेट मत करो भाई। हाँ, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं आप जाइए, उसको नजरअंदाज मत करिए। यस, आप जाओ डायग्नोसिस करो। बिल्कुल, कुछ टेस्ट हो आपको रहे हैं। फिर आप जो है, अगर आप स्टेज 4 में ट्रीटमेंट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ठीक, बहुत चांसेस कम होंगे, आपको 40-50% चांसेस होंगे कि आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। करेक्ट। 40% वेरी कम डाटा है ना इसमें। यस यस। आप फिर आप केवल तो गाली देंगे और कुछ नहीं इसके अलावा। क्योंकि स्टेज 1 में आप जब ठीक हो सकते थे तो आपने दिखाया नहीं उसमें, करेक्ट। है ना। तो ये सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट्स वाई वी एजुकेट। आपको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब पहचानना है। यस। सो एक रील बहुत वायरल हुई थी और इसमें एक डॉक्टर बात कर रहे थे कि जैसे घर में जो हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं, यूटेंसिल साफ़ करते हैं, जो स्पॉन्ज होता है उसमें भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं और उसको क्या हम बात बार कर रहे हैं? ये भी रील है? ये भी रील है। और काफ़ी इसको हम कई बार यूज़ करते हैं, रखते हैं, फिर यूज़ करते हैं तो उसमें वायरस बैक्टीरिया रहते हैं और वो भी आपको एक लॉन्ग टर्म में पेट की प्रॉब्लम और इस सब चीज़ प्रॉब्लम करते करते वो कैंसर में बन सकता है। तो सर इसका कोई एविडेंस है, ऐसा कुछ चीज़ है, ये क्या मतलब इसका साइंटिफिक बेस है कुछ? देखिए क्या है कि जो हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं दैट इज़ ऑल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें ये नहीं कि आपको रील वायरल करने के लिए आपने कुछ भी बोल दिया तो बस उससे क्या होता है कि एक पैनिक डेवलप होता है, एक Right. मिथ समाज में फैलता है। करेक्ट। अब स्पॉन्जेस जो हैं आज की डेट में हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं? बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। क्या कोई स्टडी हुई है? दिस नो स्टडी, कोई एविडेंस नहीं है कि इसको स्पॉन्जेस से कोई कैंसर होता है या फिर रिपीटेड स्पॉन्ज चेंज करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, उसको गंदा नहीं रखना चाहिए। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल हाँ, बट हाइजीन हाइजीन मेंटेनेंस होता हाँ। है ना। अब जैसे अब यूएसए में है, अब द मोस्ट कॉमन कैंसर इंसिडेंस इज इन चाइना, सेकेंड मोस्ट कॉमन इन यूएसए एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इज इन इंडिया। तो अब यूएसए में तो बहुत पूरा क्लीन क्लीन, होता है, हाँ, फुल। चाइना में भी बहुत ध्यान रखते हैं। यस। तो क्या अगर स्पॉन्ज से कैंसर हो रहा है तो कोई ना कोई तो स्टडी होनी चाहिए ना कि स्पॉन्ज से कैंसर। स्पॉन्ज जो है अनक्लीन स्पॉन्ज से आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकते हैं। आप उसको क्लीन रखिए। बट दिस इज़ अ वेरी बैड कि आप उसको एज अ रील वायरल करने के लिए, लोगों को पैनिक डेवलप करने के लिए आप उसको करें कि स्पॉन्ज से कैंसर हो रहा है या फिर किसी और से। तो आप को इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको क्लीन रखिए बस। और सर ऐसे तो टूथब्रश भी है, हम लोग क्या उसको भी कुछ ऐसा थोड़ी गर्म हाँ, पानी में अलग टूथब्रश से। है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, कई सारी आजकल तो हम लोग देखते भी नहीं अब तो इतना कि करेक्ट। क्या रील वायरल हो रही है क्या नहीं हो रही, तो करेक्ट। आपसे मुझे पता लगा है। बट नहीं क्या ऐसा है ऐसा भी है। कि दीज आर मिथ जो कि पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में, और वो जाके लोगों को हाँ, हिट करता है। हाँ हिट और करता है। पैनिक इवन सर जैसे आप सोप में अगर आपने उसको लगा दिया, जैसे ही वो बबल्स आते हैं सोप के, वो वायरस बैक्टीरिया को वैसे ही फाड़ देते हैं उनका। हाँ बिल्कुल, वो इन्फेक्ट मतलब एंटी इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्टेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको खत्म कर देते हैं। हाँ तो देयर इज नो यूज, दिस इज अ बेसलेस, हाँ, बिल्कुल। देयर इज नो। सो देयर इज नथिंग, बस बिल्कुल बिल्कुल सोचना ही नहीं इस बारे में कि आप जो स्पॉन्ज से कैंसर हो रहा है, आप स्पॉन्ज चेंज करिए अगर खराब होता है। उसको बिल्कुल क्लीन रखिए। क्लीन रखिए, क्लीननेस तो आपको हर जगह रखना है, कि रखने। स्पॉन्ज थोड़ी ना करना है, वो आपको तो हर बाकी जगह चीज़ करनी है। सर इसी तरह एक बड़ा मिथ है और भाई वायरल होता है कि सिर्फ डाइट को लेके कैंसर सही कर देते हैं। मतलब कुछ लोग फास्ट करके और कुछ फ्रूट जूसेस पी के, और ये बड़ा वायरल हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू का भी वाइफ का भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उन्होंने जब ये चीज़ मेंशन करी थी। तो सर आपको क्या लगता है कि सिर्फ डाइट और फास्टिंग कैन क्योर कैंसर, इज इट पॉसिबल? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो स्टेज 4 कैंसर था, शी अंडरवेंट सर्जरी ऑल्सो, उनका कीमो भी लगा है, उनको रेडिएशन भी लगा है। बाकायदे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक लेख भी आया था, राइट। लेटर भी था उनका Right. कि शी हैज रिसीव्ड ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। अब कीमोथेरेपी, रेडिएशन, आप थेरेपी होने के बाद भी पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है। आप इम्यून इन्हेंसिंग करने के लिए आप वेजिटेबल सूप्स हैं, आप ये सब चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं, और ये हम अपने डेली प्रैक्टिस में कर रहे हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहा है। कई सारे ऑन्कोलॉजिस्ट, दे फॉर इम्यून बूस्टिंग they ask the patient to have an Ayurvedic treatment for immune enhancer, not for cancer cure. ओके। कैंसर क्योर जो होता है दैट इज़ डिफरेंट, एंड कैंसर को कंट्रोल करना डिफरेंट होता है। आप कुछ दिनों के लिए कैंसर को अपने डाइट से, अपने फास्टिंग से उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी इनहेंस करके कर लिया, बट व्हाट अबाउट द क्योर? आप कितने लंबे समय तक उस पेशेंट को फॉलो अप कर रहे हैं? आप जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आजकल जो बहुत सारे चल रहे हैं, आपने कितने पेशेंट्स को ठीक किया? क्या डेटा है आपके पास में? कितना लॉन्ग फॉलो अप है? आप क्या उनको आपने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में स्टडी किया है? अब आपको एक पेशेंट हमारे पास कल आया, उसको इसोफेगस कैंसर था। इसोफेगस मतलब आहार नली कैंसर होता है। उसको खाने में दिक्कत होती है। उसको डिस्फेजिया है, सॉलिड से भी लिक्विड से, मतलब सॉलिड भी नहीं खा पा रहा, लिक्विड भी नहीं खा पा रहा है। अब उस पेशेंट को आपने बोल दिया कि मुलेठी ले लो, नीम ले लो, ये ले लो, वो ले लो,
दीज आर इरिटेंट, ये इरिटेट करेंगे आपके इसोफेगस को। वो पेशेंट वही हुआ, उसने 5 दिन का वहाँ का कोर्स किया, 5 दिन में उसने इतने हज़ारों खर्च किए, और उन्होंने जो डाइट दिया, वो जब डाइट ले ही नहीं पा रहा है तो कुछ भी फिर नहीं ले इसके बाद सकता। पेशेंट को बोलो कि जो है आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके और फिर अपना ये करा लीजिए, तो क्या फ़ायदा है ऐसे? यू हैव एन एविडेंस करेक्ट। कि आप जा रहे हैं। अगर झाड़ फूक से, पानी पिलाने से या खाली पेट रखने से कैंसर ठीक होने लगता तो शायद हमारे समाज में कैंसर होता ही नहीं, होता ही नहीं। क्योंकि फास्टिंग करना तो हमारे साथ पुरानी कई सारी महिलाएं कर रही हैं, कई सही सारे बात लोग है। बहुत पुराने ज़माने से कर रहे हैं। प्रिवेंटिव फास्टिंग इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, फास्टिंग इज़ वेरी गुड, हाँ। दैट इज़ फॉर प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटिव। हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी, नॉट कैंसर, एवरी कोई भी डिजीजेस के लिए Correct. फास्टिंग इज़ वेरी गुड। कहने का सर ये है कि फास्टिंग हो, आयुर्वेदिक हो, ये सब सपोर्टिंग एलिमेंट में तो अच्छे रहते हैं, और प्रिवेंटिव में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। कि अगर आपकी इवन आयुर्वेदिक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट की जाती हैं, आप अच्छे पद्धति से अगर लाइफस्टाइल करते हो और अच्छी चीज़ें जो भी उसमें जो लिखा हुआ है। हमारा आयुर्वेद है वो बहुत अच्छा है, हाँ, और उसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी बताई हैं, करेक्ट। है ना? तो जैसे कि अब फास्टिंग हो गया है, हम लोग सुबह जल्दी खाना, जल्दी उठना, जल्दी उठना, जल्दी जल्दी सोना। सोना, यही सब चीज़ें तो हम लोग भी बता रहे हैं, करेक्ट। वो फॉलो ही तो करना है हमें। हाँ। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो आपको भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। करेक्ट। क्योर करना है अगर। क्योर, अब किस तरह क्योर करना है, तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए हर चीज़ के। करेक्ट। अब क्या है, स्टेज 1 में हम लोग ने एविडेंस देखा है, स्टेज 1 में 90 से 95% पेशेंट ठीक होते हैं। स्टेज 1 है, लेकिन फिर भी 5% 10% पेशेंट स्टेज 1 में जाते भी हैं। करेक्ट। और स्टेज 2 में, स्टेज 3 में वही हाल है कि आपका ग्राफ परसेंटेज वाइज कम होता कम हो रहता है। जाता है। तो आप अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट करते हैं कैंसर को तो आपको कम खर्चे में करेक्ट। अच्छा इलाज हो जाता है और आप पेशेंट ठीक हो जाता पेशेंट है। ठीक हो जाता है। और उसके बाद आपको इम्यूनिटी इन्हेंस करनी है, आप आयुर्वेदिक या कुछ भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। Correct. सब वो सब सर दिनचर्या चेंज एक करिए। और इम्पोर्टेंट जो जो आजकल बहुत वाइड स्प्रेड है, जैसे हम लोग जोमेटो, स्विगी इन सबसे ऐप से मंगा लेते हैं और खाना खा लेते हैं, और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ देम जो गरम सब्जियां दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो काली रंग की प्लास्टिक में आता है। और मैंने कई जगह पे पढ़ा भी और सुना भी और कभी रील्स भी देखी है कि वो जो प्लास्टिक है दैट कम्स फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं और उसको प्रेस करके और फिर वो प्लास्टिक सस्ती मिलती है। और चूंकि अगर आपने सॉलिड रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि गर्म सूप जा रहा है, सब्जी जा रही है, तो उसमें शायद वो लीचिंग हो जाता है, और उसकी वजह से वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो उसमें से एलिमेंट जो कैंसर वाले प्लास्टिक आती है। तो सर वो कितना सही है और कितना डेंजरस है वो प्लास्टिक? देखिए क्या है कि कोई भी, जैसे कि अगर हम लोग आजकल जो फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो इनका जो है दे चेंजेस द फूड का जो आपका जो है, जैसे फूड का होता है, जैसे आपने नेचर एक है वो। खाना जो है आपने नॉर्मल आया आपकी थाली में, आपने खा लिया। हाँ। एक खाना है जो कि आपने प्रिजर्व करा, उसको फिर बॉईल किया। हाँ। अब खाना पहले ही बन चुका है, हाँ। फिर दोबारा आपने बॉईल किया, हाँ। 2 बार 3 बार आप प्रोसेस्ड कर रहे हैं, तो Correct. यही तो प्रोसेस्ड है फूड। तो वो जाके आपका जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो बन जाते हैं बॉडी में, दैट मे लीड टू आपको कैंसर, है ना। और दूसरा ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, दीज आर ऑल हैविंग माइक्रो प्लास्टिक, बहुत माइक्रो जो है चीज़ें होती हैं जो हम लोग इंजेस्ट करते हैं, जो बॉडी में रह जाते हैं या इनहेल कर लेते हैं, लंग्स में रह जाते हैं। तो दीज आर कॉजिंग अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में। अगर हमारा इम्यून सेंस जो है अच्छा नहीं है तो वो आपका जाके कैंसर कॉज कर सकता है। सो जितना हो सके आप प्लास्टिक्स, जितना हो सके आप एल्यूमिनियम फॉइल्स में, प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रिजर्वेटिव्स है और प्रोसेस्ड फूड है, ये सब जितना हो सके आप मत खाइए। जितना आप फ्रेश खाना खा सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जितना आप चीज़ों को वो कर सकते हैं कि आप, मतलब कि आप यूज्ड नहीं, जैसे कि आपने कहीं फूड आपने जोमेटो से मंगाया, उन्होंने कितने दिन का वो फूड है, कैसा है कैसा नहीं, you cannot have। वो तो गिवन है कि भाई चलो वो फ्रीज में आपके है, हाथ में कंट्रोल नहीं है। जो आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप अपना खुद बना के खा सकते हैं। अगर आप मिनिमम आपने एक दो बार महीने में खाया तो ठीक है, बट आप रोज नहीं खा आप सकते। रोज, अब महीने में, आप हफ्ते में 2-3 बार 4 बार भी खा रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो सर, और जो मदर्स जो है ना, ये एल्यूमिनियम फॉइल में बच्चों को सैंडविच, पराठा सब करके देती हैं, सो इज इट आल्सो डेंजरस? बिल्कुल, जो हम लोग को एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करना बिल्कुल कम करना चाहिए, और अगर हो सके तो ना यूज़ करें, पेपर यूज़ कर लीजिए। पेपर यूज करिए, पेपर यूज़, आजकल पेपर नैपकिन्स भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप।
और जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक कैंसर कॉज करती है। ये एक तरीके का एसोसिएशन है, मत प्रूवन कार्सिनोजन है वो अभी तक नहीं है, बट स्टडीज़ में देखा गया दे आर एसोसिएटेड विथ हाई कैंसर रिस्क, है ना। एसोसिएशन होता है, एक प्रूवन रिस्क होता है, करेक्ट। तो दैट इज एसोसिएटेड विथ हाई कैंसर रिस्क। ओके। बट प्लास्टिक से आपके कई सारी प्रॉब्लम्स और होती हैं, दैट्स वाई प्लास्टिक यूज़ को कम करना है। स्टील है, ये सब यूज़ करिए, या फिर बर्तन जो नॉर्मल हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कम करिए। यूटेंसिल जो पहले हम लोग तांबे के बर्तन यूज़ करते थे, अगर हो सके तो उनको चेंज करिए। जो फ्रिज में बॉटल्स हैं वो कांच की यूज़ करिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप हो सकता है उसको एल्यूमिनियम वाले जो वो आते हैं यूटेंसिल्स आते हैं, वो जो बॉटल्स आती हैं, या फिर आजकल मार्केट में जो बर्तन आते हैं, नहीं आजकल जो तो मिट्टी के बर्तन भी आते हैं, अंदर वो भी से आप ग्लास यूज़ कर ऊपर सकते प्लास्टिक हैं। है तो वो सेफ भी तो रहता हाँ, यूज़ कर सकते हैं आप। कई सारी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। फ्रिज में बहुत प्रिजर्वेटिव, बहुत सारा खाना है आप फ्रिज में एकदम रख देते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं, फिर वो बॉयल करते हैं। दैट इज़ द वो आपको अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। तो आप फ्रेश खाना खाइए और हेल्दी रहिए, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करिए, एटलीस्ट 300 मिनट्स पर वीक और 30 मिनट्स पर डे 50 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स वॉक पे चले जाइए, कुछ करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें खाना जल्दी खा लें। जस्ट बस प्रॉब्लम है कि आजकल डे टू डे लाइफ में मुश्किल हो गया थोड़ा सा कि आप वर्क से 8 बजे आ रहे हैं घर से, घर में लाइफ ऐसी हो गई है, काम ऐसा हो गया कि आप थोड़ा अर्ली नहीं खा सकते हैं, तो थोड़ा कम खाइए, है ना। कम खाइए, खाने और सोने में के बीच में 1 घंटे 2 घंटे का गैप कर लीजिए। तो आप अपने आप को थोड़ा सजग रखिए, तो कई सारी प्रॉब्लम से आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सो नाउ कमिंग टू सर टॉपिक, जैसे कि आप सर्जरीज बहुत तरीके की हैं कैंसर सर्जरी में, और रोबोटिक एक अपकमिंग है और एआई भी है उसके साथ। तो सर रोबोटिक सर्जरी के बारे में थोड़ा बताइए कि कितना एडवांस है उसका, क्योंकि वो महंगी भी हो जाती है जब हम सर्जरी कराते हैं। तो कस्टमर भी सोचता है या पेशेंट सोचता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उसके बारे में क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कराना है कि नहीं चाहिए, वो थोड़ा। देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक तरीके से ये बहुत बड़ा मिथ है कि रोबोट सर्जरी करता है। सर्जरी डॉक्टर करता है, बट उसका जो कंट्रोल है पूरा का पूरा डॉक्टर के पास में होता है। अच्छा। हमारे हैंड्स में उसका पूरा कंट्रोल होता है। वी आर सिटिंग देयर, हम बैठते हैं, जितना लंबा चलता है उस टाइम पे वो हम ही कर रहे होते हैं, और जैसे हम लोग वहाँ से हटेंगे वो बंद हो जाएगा। ओके। तो दिस इज़ अ मिथ कि रोबोटिक में रोबोट सर्जरी कर रहा है। दूसरा, जो रोबोट की जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदे होते हैं वो होते हैं कि आपको मैग्नीफिकेशन 10x हो गया है। अब आप सोचिए कि आप किसी कैंसर के ट्यूमर को आप सर्जरी करने जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ जो अब नंगी आंखों से हम लोग को ऐसे दिख रहा है, नेकेड आई से आपको इतना दिख रहा है, अगर आपको 10 टाइम्स आपको दिख रहा है, तो आपको प्रिसिजन से आप कर सकते और आपका जो ब्लीडिंग के चांसेस हैं, और जो आपका जो ट्यूमर डिसेक्शन है, जो प्लेन बनेगा, वो 100% बेटर होगा आपके ओपन से या लेप्रोस्कोपिक से, बिकॉज 10x मैग्नीफिकेशन आपको मिलता है। दूसरा है जो रोबोटिक सर्जरी में जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं, मतलब उनकी, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक में आर्म्स होते हैं, वैसे रोबोटिक में भी आर्म्स होते हैं। तो रोबोटिक आर्म्स के जो आगे के जो प्रॉन्ग्स होते हैं, उनके जो मूवमेंट्स होते हैं, 360 डिग्री। ओके। तो अब आपको कोई भी चीज़ ऐसे कहीं से ब्लीडिंग हो रही, तो आपको ऊपर हो रही, तो आपने ऊपर ऐसे पकड़ लिया और जला दिया, जो कि लेप्रोस्कोपी से इतना मुश्किल होता जल्दी था। नहीं हो सकता। तो उसमें मोशन का 7 डिग्री मूवमेंट ऑफ फ्रीडम होता है। तो दैट्स वाई आप देखिएगा तो रोबोटिक में जो है चांसेस ऑफ जो आउटकम है पेशेंट का, वो बेटर होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरीज। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शुड, डॉक्टर विल डिसाइड वेदर वी शुड गो फॉर अ रोबोटिक सर्जरी इन दिस केस और नॉट। ठीक है, बिकॉज क्या है कि द मेन एम हमारा क्या होता है कि कैंसर को पूरी तरीके से निकालना। ठीक, अगर कोई ऐसा बड़ा सा ट्यूमर है, ज़्यादा बर्डन है, अब उसमें आप रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको ओपन सर्जरी करनी है। कोई ऐसा स्मॉल ट्यूमर है, कोई मिनिमली इन्वेजिव या छोटे से चीरे से आपका निकल सकता है, जिससे आपका पोस्ट ऑपरेटिव जो आउटकम है वो अच्छा हो सकता है। आपको बड़ा चीरा नहीं लगेगा, आपकी ब्लीडिंग कम होगी, आप जल्दी घर चले जाएंगे, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। तो आपको बेशक वही वाली पद्धति जानी चाहिए। तो अगर हम बॉडी में देखेंगे तो जहाँ रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा काम होता है, जैसे कि थोरैसिक सर्जरी। अब थोरैक्स में कोई भी गांठ है, या फिर इसोफेगस में कैंसर है, या
कोई भी ऐसा लंग कैंसर हो गया तो उसको आप रोबोटिकली करेंगे तो उसका जो आउटकम होगा बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो पेल्विस है, पेल्विस मतलब हमारा ये अम्बिलिकस के नीचे का पोर्शन, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आर्म्स जो है आपस में टकराते हैं, वहाँ पे हमारे आंखों से कोई भी ट्यूमर को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लैप्रोस्कोपी में कोई भी ट्यूमर देखना मुश्किल होता है। तो रोबोटिक में वहाँ जाके आप इजीली आप वहाँ ऐसा लगता है कि रोबोटिक अगर आप देखेंगे ऐसा कैमरे में लगता है कि आप वी आर सिटिंग देयर, आप बैठ के वहाँ कैंसर्स को निकाल रहे हैं, कि ऐसा टेक्नोलॉजी है। तो दैट्स वाई ये जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी, पेल्विक सर्जरीज में, थोरेसिक सर्जरीज में। दूसरा एक होता है जैसे थायराइड सर्जरी, आजकल कई सारी यंग फीमेल्स होती है जिनको स्कारलेस सर्जरी चाहिए, मतलब उनको स्कार नहीं चाहिए थायराइड, बिकॉज दिखता है हाँ। तो कई सारे ऐसे होते हैं रोबोटिक सर्जरी करके हम लोग मतलब पोर्ट जो है अंडर आर्म से जाते हैं, तो उससे जो है हम लोग थायराइड को यहाँ से निकाल देते हैं। तो उससे क्या है कि पेशेंट को स्कार दिखता नहीं है, तो आप स्कारलेस सर्जरी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉस्मेटिक पार्ट भी आ गया, कॉस्मेटिक पार्ट भी है। तो कई सारी फीमेल्स होती है जिनको चाहिए कि हमें सर हमारा जो है ना दिखे, तो दैट्स वी हैव टू चूज। अगर बहुत बड़ा थायराइड का मास है तो वी डोंट डू रोबोटिक सर्जरी इन दैट, तो उसमें डिफिकल्ट होता है। वी हैव टू चूज, वी हैव टू सी द पेशेंट वेदर ही कैन गो फॉर सर्जरी और नॉट। और एज का कोई फैक्टर नहीं होता है। हम लोगों ने 75 ईयर मेल फीमेल्स में भी रोबोटिक की है, यंग में भी की है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर कॉस्ट वाइज आप देखते हैं तो कॉस्ट वाइज थोड़ा सा रोबोटिक कॉस्टलियर होता है, और अगर मार्केट में और रोबोट्स आएंगे और चीज़ें होंगी तो शायद वो कॉस्ट और कम हो जाएगा, बट ओवरऑल स्टे कम हो जाता है, इसलिए कॉस्ट भी कम हो जाता है एक तरीके से। आपका रिकवरी टाइम कम हो जाता है तो उसमें आपको कई सारे एंटीबायोटिक्स देनी है, ड्रेसिंग होनी है, कई सारी चीज़ें होनी है। रोबोटिक सर्जरी में आपकी ड्रेसिंग नहीं होनी है, आपको नॉर्मल स्टिचेस, छोटे छोटे छेद बनेंगे 8 mm के 4, उन्हीं को ड्रेसिंग करना है। तो एक तरीके से थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो जाता है एक तरीके से। ऑसम, ग्रेट सर। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आज डिस्कस करी है, और स्पेशली जो मिथ है कैंसर से रिलेटेड, जो रील्स वगैरह में नॉन मेडिकल पीपल डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारा वायरल हो रहा है, तो उसके आंसर्स लोगों को मिले होंगे। मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आप ये जिस पे डिस्कशन हो और सुने, किसी की भी बात सुने पब्लिक, वो डॉक्टर हो, क्रेडिबल डॉक्टर हो। जस्ट टू गिव यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, चाइना में आपका हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर और कोई अगर डिफरेंट डोमेन में लाइफ इंश्योरेंस, इन तीनों को बैन कर दिया है। हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स बैन कर दिया है। तो आप जब तक नहीं दिखा सकते हो या बोल नहीं सकते हो हेल्थ केयर के बारे में, जब तक आपके पास क्रेडिबल डिग्री नहीं है। अच्छा, दैट इज वेरी गुड। चाइना में ये कर दिया गया है ना, इसका स्टॉप नहीं है, दे हैव बैंड, कंप्लीटली बैन। तो जो लोग भी देख रहे हैं, जब भी आप रील्स देखें, जब भी किसी की एडवाइस देखें, तो उनका आप उनकी ये देखिए डिग्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये मैंडेटरी किया हुआ है, अगर आप हेल्थ के बारे में बात करते हो तो आप अपनी डिटेल्स उसके ऊपर लिखोगे। मतलब अभी तक डिग्री ऐसा कि नहीं है कि क्योंकि चाइना हो या यूएस हो, वहाँ पे एलोपैथी बिकम्स द मेजर थिंग, तो वो डिग्री लेकर आ जाता है। यहाँ पे अगर आयुर्वेदिक है, BHMS है, वो भी वहाँ वो सब भी ठीक है क्योंकि दे आर रिकग्नाइज मेडिकल वेज। बट अगर आप हेल्थ केयर के किसी के बारे में सुन रहे हो तो उनका बैकग्राउंड, अभी उनको हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स को लिखना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कर दिया है, उनको बताना तो जरूरी है। तो अगर उसके बिना भी कोई लोग बोल रहे हैं तो प्लीज उन सब की बातें मत सुनिए, अदरवाइज आप लोग बहुत कंफ्यूज जाएंगे और डर जाएंगे। बहुत सारे मिथ फैल जाते हैं। राइट, तो फैक्ट चेक करना बहुत मुश्किल है। तो फैक्ट चेक करिए और जरूर अपना ध्यान रखिए और डॉक्टर से ही बात करिए अपनी हेल्थ के बारे में। सो एनी लास्ट मैसेज सर, कैंसर प्रिवेंशन, जो लोग मैक्सिमम लोग होंगे जो कभी अभी कैंसर नहीं हुआ और भगवान करे कि ना भी हो, तो उन सब के लिए आपका एक मैसेज सर। मेरा मैसेज कैंसर से रिलेटेड यही रहेगा कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट 5 to 10 minutes। आज दिन भर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ ऐसी अनयूजुअल थिंग आपकी बॉडी में है, जाके शीशे में खड़े होकर अपने ओरल या फिर फीमेल्स हैं तो ब्रेस्ट के पार्ट्स को, या फिर पूरी बॉडी में कोई ट्यूमर है या नहीं है वो चेक करिए। दूसरे है कि कोई अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स जो कि आपको बहुत समय से है, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वेट लॉस, बॉडी जो है उसमें अनएक्सप्लेन्ड कोई जैसे कि ब्लोटिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर लैट्रिन में काला लैट्रिन हो रहा है, खून एक्स्ट्रा आ रहा है, तो खांसी आ रही है, एक्सेसिव खांसी जो कि ठीक तो सिग्नल्स जो आ रहे हैं उसको लिख लें, आप लिख लें, उसको देखिए कंट्रोल हो रहे हैं। आपने दवा ले ली है उसके बाद भी नहीं हो रहा है, आपने
कंसर्न डॉक्टर्स को दिखा लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो यू मस्ट हैव अ गुड चेकअप कंफर्म करने के लिए कि ये कैंसर नहीं है। ओके। दूसरा है कि अब कैसे हम क्या टेस्ट कराएं, हाँ, जो सर ये इम्पोर्टेंट है कि ये हम टेस्ट इसके लिए क्या चेक कराएं। कराने के लिए अब टेस्ट क्या है? रेगुलर देखिए, आप जैसे 40 इयर्स ऊपर हो गए, हाँ, तो 40 इयर्स ऊपर जो है PSA प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है, PSA, हाँ 60 इयर्स में ज़्यादा कॉमन होता है, हाँ। बट यंग पेशेंट्स भी ज़्यादा आते हैं अभी आजकल। तो अब कोई भी कैंसर को जांच करने के लिए पहली बात है कोई ब्लड टेस्ट नहीं है कि आपको कैंसर जांच हो जाएगी, ओके। ठीक है। आप रूटीन अगर चेकअप कराना चाहते हैं तो 40 इयर्स के बाद में मेल्स में अगर हाई रिस्क है, पेट में कब्ज़ रहती है, तो आप साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। इसके अलावा रूटीन जो ब्लड टेस्ट होते हैं, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, और आपका PTINR है, HIV HBsAg SCV है, ये आप साल में एक बार या 6 महीने में करा सकते हैं। दूसरा जो बेसिक टेस्ट है, एक पेट का अल्ट्रासाउंड आप साल में एक बार करा सकते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन, छाती में कुछ प्रॉब्लम है, या आप लॉन्ग टोबैको स्मोकर है, कुछ है, तो आप चेस्ट एक्सरे करा चेक सकते हैं। सकते ये साल में एक बार 40 इयर्स के बाद आप करा सकते हैं। फीमेल्स में जो स्क्रीनिंग होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में अगर मोस्ट कॉमन कैंसर अगर हम देखें, तो उसके लिए आप स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स होते हैं, है ना, USG मैमोग्राम्स हैं, एक्सरे मैमोग्राम है, ईयरली या 2 ईयरली आप करा सकते हैं। एक इसके बार। अलावा आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 3 महीने में किसी गायनेकोलॉजिस्ट से करा सकते हैं, या फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यूट्यूब में कई सारे वीडियोस हैं कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने, वो आप चलिए। देख सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है, छोटी गांठ है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली साइन कि साइन है। आप जो है उसको है। और ब्रेस्ट कैंसर में लगभग 93% चांसेस हैं पूरे कैंसर। USA में और इंडिया में अगर देखा जाए तो USA में सर्वाइवल रेट 93% है, इंडिया में वही 60-70% है। क्यों है? बिकॉज ऑफ लेट डायग्नोसिस। लेट डायग्नोसिस। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रिवेंशन। सेकेंड इज़ अगर हो जाता है तो आपको उसका प्रॉपर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेना है। दूसरा है कि जो टैगलाइन जो हम लोग हर पेशेंट्स को बताते हैं कि अर्ली डिटेक्शन विल चेंज योर लाइफ। आप अर्ली में डिटेक्ट कराते हैं तो आपका जो जो ट्रीटमेंट है वो भी छोटा होगा, आपका कॉस्ट है वो भी कम लगेगा, और आप ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर ही कि जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है, जेनेटिक मार्कर्स भी होते हैं, वो कितने रेलेवेंट है, उनको करा के देखिए, कुछ फायदा है? जेनेटिक मार्कर्स जो है, जैसे कि रूटीन आप कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा, यू हैव टू हैव गो फॉर ऑन्कोलॉजिस्ट, जेनेटिक काउंसलर आपके घर में है, तो ट्री मेकअप मैप का बनेगा। अगर कुछ ऐसा जीन लग रहा होगा कि वो फैमिली में रन कर सकता है, नहीं, आजकल तो सर डायरेक्टली हम लोग बायोमार्कर्स होते बहुत हैं। बहुत सारे बायोमार्कर जैसे डायरेक्टली मॉल- कंपनीज हैं जो टेस्ट करती हैं। डोंट गो फॉर एनी टेस्ट ओके। बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, अच्छा। बिना किसी जेनेटिक काउंसलर से ओके। रिकमेंडेशन, आपको वो टेस्ट नेगेटिव ही आएंगे। वो महंगी जांचें होती हैं, महंगे होते हैं, 40-50 हज़ार रुपए का होते तो हैं। ऐसे जांच कराने से अच्छा है कि आप 500 रुपये, 1000 रुपये की फ़ीस देके आप किसी जेनेटिक काउंसलर के पास जाइए, उनसे डिस्कस करिए कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है। ओके। अगर उनको लगता है रेलेवेंट है तो वो कराएंगे, अगर रेलेवेंट नहीं है तो नहीं कराएंगे। तो अगर ज़रूरी है तो कराओ, ये टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। है ना। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको क्लिनिशियन के पास जाना है, आपको उनके पास जाना है, वो बताएंगे तो आपको टेस्ट कराना समझ है। में। बिकॉज जेनेटिक टेस्टिंग होती है, मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग होती है, बायोमार्कर टेस्ट होते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं, तो वो रिकमेंड करेंगे तब कराएंगे। कंपनीज क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, दैट इज़ नहीं कि आपको Understood. टेस्ट फ्री में दे दिया तो आपने करा लिया है, तो दैट इज़ नहीं फ्री में नहीं सर, बड़ा महंगा टेस्ट होते हैं आजकल, और हाँ, यूएस पता है मुझे कि यूके बहुत की लैब में होता है, जाती हैं यहाँ लोग से। कराते हैं। हाँ। बट आप डॉक्टर से लिखवाइए, आपको एक डॉक्टर समझ में नहीं आया दूसरा डॉक्टर के पास जाइए, कंफर्म कर लीजिए कराना है नहीं कराना है, ओके। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज तो बहुत सारी बातें हुई, मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम मिथ्स जो होंगे लोगों के बस्ट हुए होंगे, और क्लीन इंफॉर्मेशन मिली होगी, जो कि माइंड में भी ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक रहे। और थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अस। थैंक यू अमित फॉर सच अ वंडरफुल पॉडकास्ट, एंड आई होप कि लोगों को कैंसर से रिलेटेड मिथ के बारे में पता चला होगा, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या नहीं करनी है, कैसे अर्ली ट्रीटमेंट लेना है और ठीक होना है। कैंसर एक जो भयानक बीमारी जो बहुत समय से चली आ रही है, और वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, और उसको ठीक करने के लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कैंसर के ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैंसर का अवेयरनेस। अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन। सो सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप सर से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स भी इस वीडियो के नीचे ही होगा, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो एंड होपफुली वी कैन हेल्प you with all this lovely podcasts. Thank you, sir. Thank you for coming. Thanks a lot. Thank you.